हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। आपने देखा होगा ये जो हमने टॉपिक देखे थे तो इसमें सिर्फ पार्टनरशिप में चेंज आता है, न कि फर्म में चेंज आता है। मीन्स पार्टनरशिप यहाँ पे चेंज हो जाती है, लेकिन जो फर्म का बिजनेस है वो कंटिन्यू रहता है इन केसेस के अंदर। मीन्स बिजनेस ऑफ फर्म वो क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। जैसे पहले 2 पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर और आ गया, तो हमारी जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशन है बिटवीन द पार्टनर, वो हमारा चेंज हो चुका है, लेकिन हमारा फर्म का जो बिजनेस है वो हमारा कंटिन्यू है। लेकिन आज जो हम केस कर रहे हैं उस केस में हमारा जो डिसोल्यूशन है वो पार्टनरशिप का ना होकर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। अब हमारा जो बिजनेस है फर्म का वो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या चीज़ होता है, फिर हम उसका बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आते हैं। जनरली ये 8 मार्क कैरी करता है, तो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले हमें उसके बेसिक पता होने चाहिए। अगर हमें बेसिक पता होगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, अब बहुत स्पीड से और एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपका बेसिक सही है तो। और आज की जो क्लास है उसमें हम पूरा बेसिक कवर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, क्यों बनाया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें हमारा फर्म का जो बिजनेस है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको लिख सकते हो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ फर्म इज डिसकंटिन्यू। तो यहाँ हमारा फर्म का जो बिजनेस है वो क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिजनेस ऑफ फर्म इज डिसकंटिन्यू, मीन्स हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। इसको हम वाउंड अप भी बोलते हैं, कई बार बोलते हैं कि फर्म वाउंड अप हो गई है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। वाउंड अप बोलते हैं इसको, वाउंड अप होना, वाउंड अप या डिजोल्व एक ही बात होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि हमारा बिजनेस बंद हो चुका है, तो हम जो भी एसेट्स होती है, जो भी हमारी एसेट्स है उसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। एसेट्स को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल का एक नाम और भी होता है, उसको बोलते हैं रियलाइज करेंगे, उसको रियलाइज करेंगे। और इससे जो भी पैसा आएगा, जो भी इससे मनी आएगा हमारा, उससे हम क्या करेंगे, लायबिलिटी की, जो भी मनी आएगा उससे हम क्या करेंगे, लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हमारा होता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब हमारी फर्म बंद हो रही होती है तो हम, हमारे पास जो भी एसेट्स पड़े होते हैं हमारे फर्म के, वो सारे हम उसको सेल करेंगे, मीन्स उसको रियलाइज करेंगे, और जो भी पैसा आएगा उसको हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। अब लायबिलिटी की पेमेंट कैसे करेंगे और कैसा इसका पैसा रियलाइज किया जाएगा एसेट से, वो हम प्रैक्टिकल पोर्शन में पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, लेकिन आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास अगर आपने अच्छे से लगा ली तो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो कुछ नहीं रह जाएगा, फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस करना रह जाएगा। बाकी सारे लॉजिक कंसेप्ट आपके आज की क्लास में क्लियर हो चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, तो ये बात होगी डिसोल्यूशन की। आपको समझ में आ गया कि पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन दोनों अलग अलग बात होती है। हम आज की क्लास में डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो पहले तो मैंने सिर्फ मीनिंग बताया कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, कि
फर्म का जो बिजनेस होता है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। उसका एक नाम और बताया था, वाउंड अप भी बोलते हैं इसको हम, मीन्स डिजॉल्व हो गई हमारी फर्म। और इसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स को सेल करते हैं और जो मनी आती है उसका हम अपनी लाइबिलिटी को पेमेंट करते हैं। लाइबिलिटी कौन सी, पर्सनल लाइबिलिटी या फर्म की लाइबिलिटी, ध्यान रखिए। एसेट्स फर्म की है तो लाइबिलिटी का जो पैसा दिया जाएगा वो फर्म की लाइबिलिटी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर्सनल को हम बीच में नहीं लेके आएंगे, याद रखना, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि फर्म का डेजुलेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो हम ये ब्रीफ में थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे कि फर्म के डेजुलेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो हमारा डेजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मीनिंग वो हमने कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि इसके मोड ऑफ डेजुलेशन ऑफ फर्म, ठीक है ना। आज का टॉपिक सेकंड, मोड ऑफ डेजुलेशन। डेजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फर्म, मैं फर्म लिख रहा हूँ सिंपल, आप इसको समझ जाइएगा। मोड मीन्स होता है मेथड, मोड मीन्स होता है मेथड, मीन्स फर्म को डेजुलेशन करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम फर्म को डिजॉल्व कर सकते हैं, बिजनेस डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके जनरली 5 मेथड है, आप लिख लीजिए। इसके कितने मेथड है, 5 अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो हम 5 मेथड को डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहले हम बात करते हैं मेथड की, वो है म्यूचुअल एग्रीमेंट। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि हमारी एक होती है पार्टनरशिप बाय विल, ठीक है ना, जिसमें हम अपनी म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हम फर्म को डेजुलेशन कर सकते हैं। तो ये पहला है हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। हम आपस में समझौता करके, एग्रीमेंट करके अपने फर्म को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन, जिसमें आपको कंपलसरी बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कंपलसरी डिसोल्यूशन, ठीक है ना। अब कंपलसरी डिसोल्यूशन किस पोजीशन में होता है, सिचुएशन में होता है, आप इस चीज़ को देखिएगा ध्यान से। कंपलसरी नाम से पता लग रहा है कि जब कुछ गलत काम हो गया तभी ये करना पड़ेगा, मीन्स हमारा जो बिजनेस है फर्म का वो अनलॉफुल हो गया, मीन्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, 2 पॉइंट लिख रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। व्हेन बिजनेस बिकम अनलॉफुल, लिख सकते हैं हम अनलॉफुल, मीन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस नहीं रहा। पहले लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा एक्ट बना या कोई एक्ट में चेंज हुआ जिसकी वजह से हमारा बिजनेस है वो लॉफुल नहीं रहा, मीन्स लीगल नहीं रहा। तो हमें उस बिजनेस को कंपलसरी डेजुलेशन मीन्स कंपलसरी डिसकंटिन्यू करना ही होगा, ठीक है। या फिर क्या हो गया, हमारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है ना, हमारे पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए किसी एक को छोड़ के, ठीक है। बाकी सारे पार्टनर वो इंसॉल्वेंट हो गए, अब वो एक बचा, वो अकेला पार्टनरशिप चला नहीं सकता। तो आप ये भी लिख सकते हो, व्हेन ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, ठीक है ना। इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट को बोलते हैं हम दिवालिया हो जाना, मीन्स उसका जो डेट है उसको पे करने के लिए उसकी एसेट्स सफिशिएंट नहीं है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ये कोर्ट के थ्रू इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाया जाता है, ठीक है। किसी के कहने पे नहीं होता इंसॉल्वेंट कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, फिर तो सारे इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया हो या हमारा पर्पज़ है वो अनलॉफुल हो गया हो, तो फिर हमारे बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये 2 मेथड आप समझ लीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पढ़िएगा इसको। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम, थर्ड है नोटिस के थ्रू, ठीक है ना। मान लो किसी पार्टनर को जाना है या पार्टनरशिप फर्म बंद करनी है, तो क्या करेंगे, वो नोटिस दे देंगे एक दूसरे को,
ठीक है ना। और उसके थ्रू क्या हो जाएगा, हमारा एक मीटिंग हम बुला लेंगे और उस मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके जितने भी पार्टनर है वो फर्म का रेजोल्यूशन कर देंगे। तो मीन्स बाय नोटिस के थ्रू भी, ठीक है, लेकिन नोटिस रिटर्न में होना चाहिए, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। या कुछ इवेंट हो गई, ठीक है, आप लिख दो यहाँ पे हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, कुछ इवेंट्स हो गई। अब कैसी इवेंट्स हो गई, 2-3 इवेंट्स याद कर लो, ठीक है। लाइक हमने कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, वो टाइम एक्सपायर हो गया हो, या किसी पार्टनर का डेथ हो गया हो, 2 पार्टनर, एक पार्टनर की डेथ हो गई हो तो एक बच गया, तो वो हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है ना। या हमने कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, वो स्पेसिफिक पर्पज़ हमारा कंप्लीट हो गया हो, जैसे हमने पढ़ा था स्पेसिफिक पर्पज़ हो गया, स्पेसिफिक टाइम के लिए हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इवेंट्स है जिसकी वजह से हमें अपने जो फर्म का बिजनेस है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जिसमें कोर्ट के थ्रू डिसोल्यूशन होता है। तो आप इस चीज़ को देखिए, कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है अलग से, तो मैं ये लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर 5, मोड ऑफ डिसोल्यूशन। ये क्या है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। इसमें कोर्ट के थ्रू डिसोल्यूशन किया जाता है, ठीक है। कोर्ट कैसे डिसोल्यूशन करता है, कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है। तो आप इसमें एक वर्ड लिख लीजिए ताकि आपको याद रह जाए, कोर्ट में पास ऑर्डर। किस चीज़ का ऑर्डर, फॉर द डिसोल्यूशन। कोर्ट है वो डिसोल्यूशन के लिए एक ऑर्डर पास करेगा। अब ऑर्डर किन केसेस में पास करता है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है। जब कोई पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, या इनकेपेबल हो जाता है, या कोई मिसकंडक्ट में गिल्टी फाउंड किया जाता है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट को ब्रीच करता है, तो ये सारी बातें फिर क्या होता है, कोई पार्टनर फिर कोर्ट में अप्लाई करता है, कोर्ट फिर उसकी इंक्वायरी करता है, और इंक्वायरी करने के बाद में वो क्या करता है कि ऑर्डर पास करता है कि इस पर्टिकुलर फर्म को बंद किया जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमने 5 मेथड पढ़े जिसके थ्रू फर्म को डिसकंटिन्यू किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 कि मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। फर्स्ट हमने पढ़ा उसका मीनिंग। अब हम बात करते हैं फर्म के डिसोल्यूशन की और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की। बेसिक बात तो हमने ऊपर डिसाइड कर ही दी थी, लेकिन हम थोड़ा सा अब और पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो फर्म का डिसोल्यूशन होता है, फर्म का डिसोल्यूशन, और एक होता है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। एक पॉइंट तो अभी हमने डिस्कस किया था कि बिजनेस होता है वो फर्म के केस में बिजनेस क्या हो जाता है, बिजनेस क्लोज हो जाता है। मीन्स हमारा जो बिजनेस है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। आपने पॉइंट पढ़े थे, ठीक है, लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो उस केसेस में बिजनेस कंटिन्यू रहता है, यहाँ पे बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो जब बिजनेस क्लोज हो जाता है तो जो अकाउंट की बुक्स होती है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट वो भी क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो आप एक पॉइंट ये लिख दीजिए मिलता जुलता, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है क्या, जब फर्म कंटिन्यू रहेगा तो ये भी क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ लिखेंगे नीड नॉट टू बी क्लोज। तो सिंपल सा पॉइंट हमें याद करना है जो आपको याद हो जाए। पहला याद रखिए कि बिजनेस क्लोज हो जाता है फर्म के केस में। ध्यान रखिए फर्म के केस में, फर्म बंद हो रही है यहाँ पे, फर्म मीन्स बिजनेस,
और पार्टनरशिप मीन्स क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द पार्टनर। ठीक है, आप इस चीज़ को देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपके। तो जब बिजनेस क्लोज हो गया तो यहाँ बिजनेस क्लोज हो गया, यहाँ बिजनेस कंटिन्यू रह गया। जब बिजनेस क्लोज हो गया तो हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो भी क्या होगी, क्लोज होगी। लेकिन यहाँ पे उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू है तो वो भी कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। अब जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, फर्म डिसकंटिन्यू होती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एसिड्स को रियलाइज करते हैं, उसको बेचते हैं। ठीक है ना, तो एसिड्स को हम सेल करते हैं, यहाँ पे सोल्ड करते हैं और लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं एंड पेमेंट द लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, एसिड्स को सेल करेंगे क्या, सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, कंटिन्यू है। तो हम इस केस में इसको क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे, रीवैल्यू ऑफ एसिड्स एंड लायबिलिटी। आपने भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या कोई रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है तो आपने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था ना, वही है सारा रीवैल्यू। तो इस केस में हम एसिड्स को रियलाइज करेंगे और इस केस में हम एसिड्स को रीवैल्यू करेंगे। तो ये 3 डिफरेंस हो गए, 3 डिफरेंस याद कर लो, बहुत है। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम आता है अकाउंट में। ठीक है, लेकिन आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, तो उसमें कई बार ये कवर हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सिंपल सा टॉपिक है, करके ज़रूर जाइए ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और एक माइंड में ये भी फिट कर लीजिए कि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में जो हमने चैप्टर पढ़े थे, एडमिशन वाला, रिटायरमेंट वाला और डेथ वाला, वो सारे चैप्टर इसमें कवर होते हैं। और जो फर्म बंद हो गई, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं करंट, वो हमारा फर्म के डिसोल्यूशन में कवर होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा आज का 3rd क्वेश्चन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे जाते हैं, जिसके थ्रू हम ये सीखेंगे कि अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, वो सारी बातें। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हम अपने एसिड्स को क्या करते हैं, एसिड्स को बेचते हैं। एसिड्स को बेचते हैं और जो भी एसिड्स का पैसा आएगा उसको हम लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक देसी फंडा समझाने वाला हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, RELISATION, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसको आप समझिए एक तरह से मंडी समझिए। जैसे मंडी में कोई एसिड्स कोई सामान बेचा जाता है, वैसे ही हम इसमें अपने क्या करेंगे, एसिड्स को बेचेंगे। ठीक है ना, आप इसको मंडी समझिए, जिसको मंडी मार्केट बोलते हो आप अपनी लैंग्वेज में, वो है ये मंडी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने एसिड्स की बेचेंगे। ठीक है, और लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। अब लायबिलिटी की पेमेंट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए पूरे फोकस के साथ। अब लायबिलिटी बहुत टाइप की होती है हमारी फर्म की, जिसमें मैं कुछ लायबिलिटी को यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। पहले तो लिखेंगे कि लायबिलिटी कौन कौन सी होती है। बहुत बार इसमें थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है कि लायबिलिटी की पहली पेमेंट किसकी करेंगे, तो वो वाली बात होती है। सबसे पहले जो पेमेंट की जाती है लायबिलिटी की, वो की जाती है थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी की पेमेंट की जाती है, थर्ड पार्टी के डेट को पे किया जाता है पहले। थर्ड पार्टी मीन्स जो पार्टनर का ना हो के किसी अदर पार्टी का है, थर्ड पार्टी की पेमेंट की जाती है। फिर किसी पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है तो उसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है ना, लोन बाय पार्टनर।
अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसकी पेमेंट की जाएगी। और अगर फिर भी पैसा बच गया तो फिर वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ठीक है ना। तो ये 3 हमारे वे है पेमेंट करने की, 3 हमारे वे है पेमेंट करने के। ध्यान से देखिएगा। पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट की जाएगी, फिर अगर कोई पार्टनर का लोन है तो दिया जाएगा। अब आप कहोगे पार्टनर के अलावा किसी पार्टी का लोन होगा तो फिर वो थर्ड पार्टी में कवर हो जाएगा। और फिर अगर कोई पैसा बचता है तो वो पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे सीक्वेंस वाइज होता है, नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है ना। अगर पैसा हमारा थर्ड पार्टी का ही कंप्लीट नहीं हुआ तो पार्टनर के लोन का पैसा नहीं दिया जाएगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर पैसा फिर भी बच गया तो फिर वो पार्टनर की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और अगर सिचुएशन पहले ही ख़त्म हो जाती है तो फिर आगे का हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। फिर वो क्वेश्चन में कुछ लिखेगा कि इसको लोन ट्रीट कर लो या जो भी कर लो, वो वैसा हम कर लेंगे क्वेश्चन में। ठीक है। लेकिन सीक्वेंस आपको यही फॉलो करनी है कि पहले थर्ड पार्टी पेमेंट करेंगे, फिर हम लोन की पेमेंट करेंगे। लोन कौन सा? अगर पार्टनर का दिया हुआ है तो, और फिर पार्टनर के कैपिटल में। ठीक है। तो थर्ड पार्टी का जो पेमेंट होता है वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ही कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में हम अपनी एसेट्स को सेल करेंगे। आप सारी एसेट्स को इधर लिखेंगे जो आपके पास पड़ी है। पहले मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूँ एक टाइप से, सारी एसेट्स को यहाँ लिखेंगे जो हमारे पास पड़ी है। ठीक है। अब एसेट्स का जो भी पैसा आएगा, एसेट्स को बेचने जो भी पैसा आएगा वो हम इधर लिख देंगे बाय बैंक बना के। ठीक है। एक साथ इसकी इकट्ठी एंट्री कर देंगे, जितने भी एसेट्स हमारी बिक गई सारी। ठीक है ना। एसेट्स का पैसा इधर लिख दिया, इधर आ गया सारा। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब थर्ड पार्टी की जो लायबिलिटी है, कोई थर्ड पार्टी का लोन है या क्रेडिटर है वगैरह कुछ है, वो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी लायबिलिटी लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी लायबिलिटी लिखेंगे। लायबिलिटी कौन सी? थर्ड पार्टी की है। याद रखिए थर्ड पार्टी की पेमेंट होती है इसमें। ठीक है। उसका अगर कोई पैसा देना है तो उसका पैसा किस साइड दिया जाएगा? उसका पैसा दिया जाएगा फिर इधर। इधर हम लिखेंगे टू बैंक या टू कैश, जो आपको मन करे वो आपको लिखना है। ठीक है। एक साथ उसका लिख दो कि कितना पेमेंट देना है। अब आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि इस अकाउंट से हमारे को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। एसेट्स इधर लिखा, उसका पैसा इधर लिख दिया कितना पैसा आया। लायबिलिटी इधर लिखा कितना पैसा आया। अब आप कहोगे कि एसेट साइड तो इधर आता है बैलेंस शीट में, एसेट्स इधर आता है और लायबिलिटी इधर आता है। लेकिन हम रियलाइजेशन अकाउंट में जो ये एसेट्स और लायबिलिटी को हम जो रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करके लाए हैं, आप इस चीज़ को देखिए। बैलेंस शीट जब आपके सामने होगी और आप ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बोला जाएगा तो आप ऐसे ही लिखोगे। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट समझा रहा हूँ। मान लो ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे इधर लायबिलिटी होती है, इधर एसेट्स होती है ना। अब जब आप इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे तो ये एसेट्स किस साइड जाएगी? ये फिर इधर ही आएगी ना। और ये लायबिलिटी किस साइड जाएगी? ये लायबिलिटी आपकी इधर आ जाएगी। मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस शीट को ट्रांसफ़र करेंगे, उसका एसेट्स और लायबिलिटी को डिट्टो ट्रांसफ़र कर लेंगे सेम अमाउंट पे। फिर नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा होगा कि कितने का एसेट्स बेचा, कितने की लायबिलिटी की पेमेंट करनी है। तो एसेट्स बेचा, उसका एसेट्स के अपोजिट साइड, और जो लायबिलिटी की पेमेंट करनी है वो अपोजिट साइड। जो प्रॉफिट या लॉस आना है वो आपका आ जाएगा। ठीक है। जब ये पेमेंट हो जाए, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाए, तो फिर हम पार्टनर के लोन का अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट बनाया जाता है, जैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है मैच करने के लिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है या नहीं है। अगर बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो जनरली ये माना जाता है कि हमारा क्वेश्चन राइट है। तो इस केस में हम यहाँ पे बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो दोनों साइड मिलनी चाहिए। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए? बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए इसकी।
अगर ये इक्वल आ रही है समझो आपके 8 में से 8 नंबर कन्फर्म हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब भी हम अकाउंट बनाएंगे डिसोल्यूशन केस में तो 4 अकाउंट बनेंगे। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट बनेगा जिसमें हम एसेट्स को बेचेंगे और थर्ड पार्टी की लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। फिर हम बनेगा पार्टनर का लोन अकाउंट अगर कोई है तो, फिर बनेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और फिर लास्ट में बनेगा कैश अकाउंट, जो ये कंफर्म करता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। मीन्स पैसा मिलाना, कि जो भी हमने एसेट्स बेचा, लायबिलिटी बेचा तो उसका जो पैसा आया उस पैसे का सही यूज हुआ या नहीं हुआ, ये कंफर्म करता हमारा कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो मेन टॉपिक डिस्कस किए हैं, ये टॉपिक आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, तो इसलिए आप इस क्लास को इग्नोर मत कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसलिए मुझे ये स्पेशल क्लास बनानी पड़ी है इसकी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, हम 2 या 3 क्लास में इसको कवर कर लेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।